जो दुनिया की ख़तरनाक तरीन और ताकतवर जो मार्शल आर्ट गेम है उससे मुतालिक आपको बताएंगे। जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ, मैंने उसमें शमूलियत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पूरे एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम में से वाहिद मैं था जो कि फाइनल तक क्वालिफाई किया था। लाइफ टाइम मैंने जो उसमें गुजारी है एज ए टीचर, तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं मुझे। नियर अबाउट 40-50,000 के करीब मेरे स्टूडेंट मेरी अकेडमी में आए, मेरे से इनिशियल स्टेज पर उन्होंने ट्रेनिंग ली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमने आपके लिए जो दुनिया की ख़तरनाक तरीन और दुनिया की ताकतवर जो मार्शल आर्ट गेम है उससे मुतालिक आपको बताएंगे। और उसको सिखाने के लिए जो उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम है दिलदार हुसैन। दिलदार हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैयद दिलदार हुसैन ने दुनिया के मुतादिद ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि मुकाबला करके पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े इनामात भी जीते। और पाकिस्तान लेवल के जो मुकाबले थे क्यूकिशनकाय के, उसमें भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने मुल्क में रहकर ही अपने बच्चों को, जिस वक्त इन्होंने अब रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद जो यहाँ के हमारे यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें ब्लैक बेल्ट लेवल तक इन्होंने सिखाया। और आज वो बच्चे इस लेवल के हो चुके हैं कि वो दुनिया के अंदर अपना इनका नाम रोशन करने के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो दिलदार साहब से बात करेंगे इससे मुतालिक कि कितने मुकाबले इन्होंने खेले और किन ममालिक के अंदर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं दुनिया के इस पावरफुल तरीन गेम की, और इसमें भी अभी मज़ीद क्या करने जा रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा दिलदार साहब कि कितने साल आपने ये गेम खेली और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन किन जगहों के ऊपर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? एक्चुअली मुझे लास्ट तकरीबन 38 साल से मैं इस गेम के साथ मुंसलिक हूँ। तो शुरू में 90s के दौर में ये गेम काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, क्यूक्शन स्टाइल है। तो इसमें मैंने नेशनल लेवल तक जो है वो मुकाबले वगैरह किए। उसमें फाइनेंशियली थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे थे हम लोग, कोई काम धंधा होता नहीं था, सिर्फ अपनी गेम करनी और पढ़ाई एजुकेशन वगैरह पे तवज्जो थी। तो उसको ज़रा वालिदैन अपना स्पोर्ट्स तरीके से नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि आजकल दौर में है कि पॉसिबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर जो है वो को अच्छा स्पोर्ट्स में निकल आता है, तो उसको अब काफ़ी उसको स्कॉलरशिप वगैरह उसकी लगा देते हैं, जिसकी बिना पे उसको आगे सर्वाइव करने में आसानी होती है। तो शुरू में हमारे लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुनून था, शौक़ था और गेम के साथ फिर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अपने दौर में 90s के दौर में नेशनल लेवल तक जो है वो मैंने टूर्नामेंट्स खेले, जिसमें मैं 5 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा हूँ 1990 से लेके और 1996 तक। तो मैं अपने मुसलसल हर साल अपने वेट में, हैवी वेट में मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। उसके बाद इंटरनेशनल कंपटीशन थे। इंटरनेशनल कंपटीशन जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था वो 1991 में 1991 में मैंने वर्ल्ड टूर्नामेंट अपना द 5th वर्ल्ड ओपन कराटे टूर्नामेंट टोक्यो में था, जो मैंने उसमें शमूलियत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी, लेकिन गो के वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा जो पाकिस्तान है वो क्यूक्शन में उस तरीके से शुमार में नहीं आता। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी जो है वो बेहतर पोजीशन होती जा रही है वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान की भी। उसके बाद 1994 में मैंने सिक्स एशियन ओपन कराटे टूर्नामेंट जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ, मैंने उसमें शमूलियत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 12 रुकनी दस्ता था पाकिस्तानी टीम का और तकरीबन 18 से 20 मुल्क आए हुए थे वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जो लेजेंड्स है यानी क्यूक्शन के, उनके जो स्टूडेंट्स भी गए हुए थे, और हम अपने जो अशरफ साहब हमारे पाकिस्तान चीफ भी हैं और साथ अपना टीचर है मेरे, उनकी तरफ से सिर्फ मैं खेल रहा था। और पूरे एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक जो है पाकिस्तान की टीम में से वाहिद यानी कि 12 प्लेयर्स में से वाहिद मैं था जो कि फ़ाइनल तक क्वालिफाई किया था। और मैंने फ़ाइनल फ़ाइट जापान के गनी रसावा उसके साथ मैंने फ़ाइट की, और उसमें टेक्निकल तौर पे वो गनी रसावा विन कर गया था और मेरी रनर अप पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन मेरी थी और फर्स्ट जापान की। ये बताइएगा सर कि अभी तक आप जो जिन बच्चों को सिखा चुके हैं उनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बड़े लेवल के मुकाबले जीते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये इस गेम को जो है वो फैला रहे हैं
और आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, वो ऐसी नहीं है कि बच्चे जो इस तरह की गेम्स हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने सिखाया और वो आगे इन बच्चों को सिखा रहे हैं जो मनफी सरगर्मियों से दूर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मेरा जो मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो लाइफ टाइम मैंने जो उसमें गुजारी है एज ए टीचर के तौर पे, वो तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं मुझे कोचिंग करते हुए। और इसमें हज़ार स्टूडेंट नियर अबाउट 40-50,000 के करीब मेरे स्टूडेंट मेरी एकेडमी में आए। मेरे से इनिशियल स्टेज पर उन्होंने ट्रेनिंग ली। और बहुत कम लोग जो उनसे बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मास्टर डिग्री यानी ब्लैक बेल्ट तक जाते हैं। तो ब्लैक बेल्ट तक जो उनसे है ना वो पहुंचने वाले तकरीबन खुशकिस्मत मेरे पास जो स्टूडेंट है वो 50 के करीब हैं जो मेरे ब्लैक बेल्ट हैं। उनमें मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, क्योंकि आपने बताया ना मैंने कि 36 ईयर से चल रहा है ये निज़ाम। तो उसमें बच्चे आते हैं, अपनी मास्टर डिग्री ली, लेकिन आगे फ्यूचर ना होने की वजह से कुछ लोग बच्चे जो वो स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं गेम। और कुछ लोगों ने परमानेंटली तौर पे इस गेम को ज्वाइन किया हुआ है और एज ए प्रोफेशनल तरीके से अपने वो क्लब भी चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग फेडरेशन से कुछ अर्सा दूर हैं, अभी हमने फेडरेशन को ज्वाइन भी किया हुआ है और टूर्नामेंट्स खेलने के लिए अपने बच्चों को मुल्की लेवल पर और गैर मुल्की लेवल पे भी लेके जा रहे हैं और शामिल भी हुए हैं। अभी मेरे पास मेरे ब्लैक बेल्ट हैं इकराम अब्बासी साहब, ये 2 दफ़ा मेरे पास अपना ये नेशनल चैम्पियन रह चुके हुए हैं ऑल पाकिस्तान के। उसके बाद अली कियानी एक स्टूडेंट है मेरा, वो इंटरनेशनल मलेशिया में खेल के है, एशिया लेवल पर खेल के आया हुआ वो। उसके बाद अभी रिसेंटली जो अभी टूर्नामेंट हो रहा था जापान के अंदर, वर्ल्ड टूर्नामेंट, उसमें जो है हमारा एक स्टूडेंट है ब्राउन बेल्ट है, और उसको जो है वो क्वालिफाई किया था उसने वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए, उसका नाम भी। और ये लेकिन कोरोना की वजह से वो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला जो ही मुल्की हालात और ये जो दुनिया के हालात हैं कुछ बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह ताला आगे इंटरनेशनल लेवल तक भी हमारे इस एकेडमी से अल्हम्दुलिल्लाह लड़के खेलने के लिए जाएंगे, और पहले भी जाते रहे और इंशाल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह वो शामिल होंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरा खुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल का, और मुझे मालूम है कि किस तरीके से मैंने बच्चों को ट्रेन करना है। तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ मेहनत करने वाले और जो मेहनती लड़के होते हैं, अगर वो हमारे साथ कुछ अर्सा गुजारते हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। ये बताएं दिलदार साहब कि आपकी माशाल्लाह एक्सपीरियंस, आपने कहा कि 32 साल का, कितने एज से लेके कितनी एज तक, ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी है आपको स्टूडेंट की जो आपके पास अभी ये सीखने के लिए आते हैं क्योकुशिन काय कराटे? क्योंकि ये ख़तरनाक गेम है और पावरफुल तरीन इस गेम को कहा जाता है। और एज, सबसे कम एज का स्टूडेंट कितनी एज का आपके पास आता है और सबसे बड़ी एज कितनी है जो आपके पास आते हैं, और उनका लेवल क्या, किस तरह से वो एलैबोरेट करते हैं कि इस लेवल तक ये पहुंचा है और इसको इस लेवल तक खेल सकता है अच्छे तरीके से? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करता चलूँ कि जो बाकी जो कराटे स्टाइल के अंदर ना मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, तो उनमें अपना जो क्योकुशिन है ये एज ए स्पोर्ट्स के तौर पे नहीं खेला जाता। ये फुल बॉडी कंडक्ट स्टाइल है और काफ़ी डेंजरस स्टाइल है और रियलिटी पे मुबना है। तो हमने जो बच्चों को जो है ना रियलिटी के लिए तैयार करते हैं किसी स्पोर्ट्स के लिए। अगर स्पोर्ट्स खेलनी भी है, फुटबॉल है, हॉकी है या कोई और भी खेलते हैं, जब आप सेल्फ डिफेंस की तरफ या कराटे की तरफ आते हैं तो आपको टोटल अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लें कि जो नेचर है उसकी मुनासबत से आप जाएंगे और उसको फेस करेंगे। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के अंदर 4 साल से ऊपर किसी भी एज का बच्चा आता हम उसको एडमिशन दे देते हैं। 4 साल, क्योंकि बच्चा इतना एज तक पहुँच जाता है कि जिससे वो लर्निंग स्किल्स उसके अंदर पैदा हो जाती है। बाकी तकरीबन 40-45 ईयर्स तक के भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, 50 ईयर्स के भी आते हैं, लेकिन जस्ट अपनी फिटनेस के लिए। लेकिन जो फाइटर स्किल्स जो जिन एज के अंदर, जिस एज के अंदर है, वो है 20 to 35। ये मतलब इन 20 और 35 साल के दरमियान जो अपना स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर फाइटिंग स्किल्स होती है और इनके अंदर वो सारी जो स्किल्स हैं जो आप नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर उनको लेके जा सकती हैं। तो इससे ऊपर की जो एज के होते हैं सर, वो फाइट नहीं कर सकते? मैंने देखा जापानीज तो बड़ी बड़ी एज के होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। देखें, एक होती है शो फाइट या डेमोस्ट्रेशन। वो मास्टर जो हमारे हैं वो डेमोस्ट्रेशन फाइट, डेमो फाइट करते हैं। असल में नेचुरल फाइट नहीं होती। जो नेचुरल फाइट जो आपके रिंग को कहना चाहिए ना, रिंग के अंदर मुकाबला करना, उसके लिए जो है वो 35 ईयर से पहले तक जो है ना वो उसके अंदर स्किल्स होती हैं। तो उसके बाद जो है वो 35 के बाद वो रिंग के काबिल हमारी नज़र में नहीं रहता। क्योंकि आपको मालूम है जैसे कि हमारे पाकिस्तान के एज में शायद थोड़ा सा है कि 35 ईयर्स तक हम लोग जाते, साथ ही हम
अपने आप को ज़रा बूढ़ा बड़ी एज का समझना शुरू हो जाते हैं। उस लिहाज से हमारे जो जिस्म के जो स्किल्स हैं वो सारी डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बालों का गिरना, आइज वीक हो जाना, दांतों का वीक होना, जिस्मानी तौर पे इंटरनल सिस्टम में काफ़ी सारी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। तो वो रिंग के अंदर जाके ना वो ज़हर है, अगर आपके सामने 25 ईयर्स का फाइटर आ गया है और आप 35 और या 37 के हैं तो आप उसके साथ उसको फेस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपकी 35 से नीचे एज जो है ये बेस्ट है आपकी इंटरनेशनल कंपटीशन और नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए। अब होगी जी बहुत सारी संजीदा बातें। अब थोड़ा सा जो निजी ज़िंदगी के बारे में दिलदार साहब से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और सारा दिन किस तरह से अपना वक्त गुजारते हैं और यहाँ पर कितना वक्त देते हैं, क्योंकि 36 साल जिस तरह से उन्होंने कहा कि 30 से 35 साल या 36 साल जो इस गेम के अंदर इन्होंने गुजारे हैं लोगों को सिखाने के लिए, उस बारे में इनसे पूछते हैं कि कितना वक्त यहाँ देते हैं और कितना वक्त घर में गुजारते हैं सर आप। एक्चुअली में मेरा काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे जानते हैं कि सर ने तकरीबन अपनी तमाम लाइफ ही कराटे को दी है। अभी शादी के हुए मुझे तो 15 साल हो गए हुए हैं, लेकिन ये है कि उससे पहले टोटल मेरा उड़ोना बिछोना मेरा क्लब ही था, यहीं पे एकेडमी के अंदर ही होता था। मैं एकेडमी को मॉर्निंग टाइम पे रन करना, शाम के टाइम जो है वो एकेडमी को खोलना। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम पे जो मेरा टाइम होता था सुबह 8 बजे से, वो मैं मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस वाला को पर टाइम वहाँ पे एज ए फिज़िकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं जॉब्स करता हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे जो है मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और काफ़ी सारे स्कूल हैं जिनमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन इन दिनों कोरोना की वजह से साल से तकरीबन जो है वो ट्रेनिंग मुखर हुई है, क्योंकि ज़ाहिर मुल्की हालात ऐसे नहीं हैं कि जिस वजह से कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सके स्कूल के अंदर। बाकी ये फुल टाइम मेरी जॉब यही है। मैं मॉर्निंग टाइम से लेके और इवनिंग रात को 11-12 बजे तक हम लोग जो है वो एकेडमी में ही होते हैं और यहाँ क्लासेस होती हैं। हमारी अपनी एकेडमी के अंदर 3 क्लासेस हो रही हैं जो मुख्तलिफ एज के जो से डिफरेंट क्लासेस हैं। तो बाकी जो संडे है, बस संडे वाले दिन अपने फैमिली के साथ होता हूँ फुल टाइम। उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती। बच्चों को जो सा वो टाइम उनको टाइम देता हूँ, उनको घुमाना वगैरह साइड पे लेके जाना, घुमाने फिराने, कुकिंग वगैरह करनी साइड पे जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ भी बड़े मज़े के साथ। अच्छा, कुकिंग क्या क्या कर लेते हैं? जी, कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर किस्म की कुकिंग कर लेता हूँ मैं। अमूमन कुकिंग मैं नहीं, कुकिंग तो मेरी मिसेज ही करती है। लेकिन यह है कि जब मैं साइड पे जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए, स्पेशली जाके वहाँ बारबेक्यू बनाना, उसके बाद फिर अपना बना कढ़ाई वगैरह बना, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पे बड़े मज़े के साथ अपने एंजॉयमेंट के लिए मैं वहाँ पे कुकिंग खुद करता हूँ। भाभी को खिलाई कभी अपने हाथ की कुकिंग? भाभी बहुत लाइक करती है मेरे हाथ की। अच्छा, ये बताएं सर, बच्चे आपके जो है वो भी ज़ाहिर है आपके साथ ही हैं यहाँ पर और जी। वो गेम भी करते हैं बच्चे इनके, और बहुत अच्छे फाइटर्स हैं इनके बच्चे। लेकिन वो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए, हो सकता है ये खुल के कोई चीज़ ना बताएं, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि इनसे दिल की बातें जब वो बहुत सारी की जा सके। सर ये बताएं, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है गेम करते करते आपको किसी वहाँ पर आई हुई कोई लड़की, कोई खातून या किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? क्योंकि जैसे आप बता रहे कि शादी बहुत लेट की, तो बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को इस तरह, इस एज के अंदर जो है जिसमें आपने शादी की है। तो आप क्या समझते हैं कि वजूहात कुछ और थी या यही वजह थी कि आप शादी करना नहीं चाह रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं देखें जब मैंने शादी की उस वक्त मेरी एज 33-34 के करीब थी। अच्छा। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि शुरू में ही ना जब मैं ब्राउन बेल्ट था तो मैं कोचिंग फील्ड में आ गया था एज ए टीचर ना अपना जो था। उस वक्त भी मैं गर्ल्स की भी क्लासेस वगैरह लेता था स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी, और साथ उस वक्त मेरी एज 17-18 ईयर्स हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शुरू से ही मुझे जो है ना वो, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं, मैं स्टूडेंट से हट के भी बात करने लगूँ कि वो अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दे दी अपना टीचर की, तो सारी ज़िंदगी मैं उसी इज़्ज़त को संभालते हुए गुजर गई। और अल्लाह का शुक्र है कई दफ़ा तो अपना कहीं पेशकदमी करने की कोशिश की भी, लेकिन अपना जो है ना वो ज़िंदगी का कुछ ऐसा था कि अल्लाह ने बचाए रखा इस चीज़ से कि कोई ऐसे मैंने किसी की तरफ बढ़ोतरी नहीं की या कोई ऐसा जैसे अमूमन टीचर्स का स्कैंडल बन जाता है, ऐसा मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा स्कैंडल नहीं बना। नहीं फिर किसी पर नहीं, भाभी आपको इंशाल्लाह ताला जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह वैसे बेगम से डर लगता है? क्या मतलब क्या
बेगम से कभी डर लगता है? नहीं, बेगम डरने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं। एज में काफ़ी डिफरेंस है हम दोनों के, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना बड़ी अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी बहुत इज्जत करती है और बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती है मेरे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, मेरे स्टूडेंट या मेरे जानने वाले सब जानते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से। अरेंज थी? जी, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज? जी जी। बड़ी बात है सर कि आप जैसा हीरो और दबंग किस्म का बंदा और वो अरेंज मैरिज कर ले। ये बताएं सर कि अपनी लाइफ के अंदर कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसमें आप फाइट कर रहे हो, जो ओपोनेंट है आपका उसको कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ गए हों, या इतनी ज़्यादा ख़तरनाक गेम के दौरान जो है वो सूरत हाल इस तरह की पेश आई हो कि वो आज तक आपको याद हो, या आपके साथ पेश आई हो कभी कि आपको कभी चोट लगी हो ऐसी? नहीं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड आदमी होते हैं उन्हें लड़ाई झगड़े से डर नहीं लगता कभी भी। गेम के दौरान, गेम से हट के भी, गेम से हट के नेचुरल प्रोसेस के भी चले जाए ना आप, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है आप कितने स्ट्रांग हैं। आपको अगर 8-10 बंदे मिल के भी मारें ना, आपको कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने आप से डर लगता है कि अगर आपने कोई टेक्निक यूज़ कर दी और दूसरा बंदा उसको अफोर्ड ना कर सका तो ये ना हो कोई नुकसान ज़्यादा हो जाए, दूसरी तरफ से नुकसान ज़्यादा हो जाने के अपना उससे इस वजह से कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि कहीं बाहर हमारी लड़ाई हुई हो। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि दो जब बंदे आपस में तू मैं करते हैं, लड़ते हैं, और लड़ने से पहले एक दूसरे को तोलते हैं, वो आपका बोलने का अंदाज़ जो है वो दूसरे बंदे को बता देता है कि ये मेरे से हैवी है। आपके बोलने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अगर अपर लेवल का है तो दूसरा बंदा कभी भी आपके साथ लड़ेगा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी तू मैं हुई भी तो वो अपना कॉन्फिडेंस ऐसा था कि दूसरा जो चैंपियनशिप में या टूर्नामेंट के दौरान कभी फाइट में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया जो आप आज तक आपको याद हो? जी, एक मैं नेपाल के अंदर 1994 में एशियन था, 6 एशियन टूर्नामेंट, उसमें हमारे पाकिस्तान से ही बड़े लेजेंड हैं इनामुल्लाह खान साहब, उनका बेटा हिदायतुल्लाह खान आया था मेरे सामने सेमी क्वार्टर फाइनल में, और इस साइड से दो फेडरेशन का आपस में टकराव हो रहा था। पाकिस्तान टूर्नामेंट तो गो एशियन था, लेकिन दोनों फाइटर्स जो पाकिस्तानी आपस में जब आ गया टकरा, इनका मेरा और साथ हिदायतुल्लाह खान साहब का, तो उसमें हमारे जो टीचर्स थे महमूद साहब और उस साइड से इनामुल्लाह साहब, इनका आपस में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा सा उस दौर में, इन्होंने हमें फोर्स किया कि यार आपने बेशक अगली फ़ाइट जाके हार जाओ, लेकिन ये फ़ाइट आपने हारनी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये बड़ा मसला होगा, हमें लोग जीने नहीं देंगे। तो हम लोग अब तक एक ही मुल्क के थे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी डेंजरस किस्म की फ़ाइट की, इतनी सख्त फ़ाइट की कि 2 राउंड हमने फ़ाइट की, लेकिन वो भी बहुत प्रेशर में खेल रहा था, हमारे पे मेंटली तौर पे बहुत प्रेशर था कि मैंने फ़ाइट को लूज़ नहीं करना। तो एक वाहिद फ़ाइट मुझे ये याद है अच्छे तरीके से कि जब मैं ये लड़ रहा था, लड़ने के बाद मुझे टेक्निकल विन करार दिया गया। मैं वो टूर्नामेंट विन करके जब उससे हिदायतुल्लाह साहब से मैं फ़ाइट विन करके नीचे, अब वो बहुत अच्छे फाइटर है हिदायतुल्लाह खान साहब, तो मैं जो उनसे जब विन करके नीचे उतरा था तो उस वक्त मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, ये लोग कौन हैं और मुझे किस लिए लाया गया है। क्योंकि मेरा अगर मज़ीद हार्डली 30 सेकंड मुझे और फाइट करने का मौका देते हैं ना, अगर लड़ते हैं, तो हो सकता है मे भी मुझे हार्ट अटैक हो जाता है, इतने प्रेशर में। और मैं तो उसके बाद फिर मैं जाके ग्राउंड में लेट गया, और टीचर थे ये शाबाश वाला दे रहे थे, लेकिन मुझे किसी से मतलब वो किसी को शनाख्त ही नहीं कर पा रहा, मेंटली तौर पे मैं इतना आउट हो चुका हुआ था। लेकिन मैं ये इस आपके सवाल से ही मैं ये बताता चलूँ, ख़ास तौर पे जो हजरात हमारे टीचर हजरात हैं जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, मैं बताता चलूँ कि कभी भी एक अच्छा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट के ऊपर ना, जब रिंग के लिए जाता है ना, तो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर ना डाले, क्योंकि ये मेरा खुद अपना ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है कि जब टीचर बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं स्टूडेंट के ऊपर, तो स्टूडेंट वो परफॉर्म नहीं कर सकता जो परफॉर्म उसको करनी चाहिए थी। उसे बस सिर्फ अपने टीचर के जो है ना वो अपना ऑर्डर याद होते हैं, जिसकी बिना पे वो अपनी एक अच्छी जो गेम्स है ना वो अपना जो है वो महरूम रह जाता है। तो बराए मेहरबानी कोई भी टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को रिंग के लिए ब्रीफ ना किया करे, रिंग के अंदर उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए कि जैसी उसकी स्किल्स हैं, जैसी उसकी एफर्ट्स हैं, उसी तरीके से उसी प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस में खेले, ताकि अच्छा वो अपना डेमो दे सके, ना कि टीचर अपना प्रेशर डाल के उसके ऊपर एक रिंग का प्रेशर, क्राउड का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, इतना प्रेशर लेके एक फाइटर कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकता। तो मेरे तमाम जो टीचर्स और उस्ताद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना गाइड ज़रूर करें अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन ज़्यादातर उनको एक्स्ट्रा प्रेशर में ना लाएं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बताया कि 4 साल से 35 साल तक के आपके स्टूडेंट्स हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं,
तो किस तरह से उनको आप कैटेगराइज करते हैं कि ये जो बच्चा या ये बंदा या ये स्टूडेंट या ये बच्ची इस लेवल की है कि जिस तरह से आपने कहा ना कि ताकतवर लोग इसके लिए चुने जाते हैं इस गेम के लिए, क्योंकि ये गेम मतलब आपने कहा कि गेम नहीं है ये, और ये एक मार्शल आर्ट का स्टाइल है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो किस तरह से उनको कैटेगराइज करते हैं कि ये बच्चा इसके लिए ठीक है, कातास के लिए, और ये बच्चा जो है वो फ़ाइट्स के लिए बेहतरीन जो है वो पाकिस्तान के लिए हो सकता है, सामने आ सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट आते हैं वो सिर्फ जनरली कई लोग आते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए, कि उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज, पेरेंट्स का भी ज़्यादातर मोटिव ये होता है, हर बंदा फाइटर बनने के लिए नहीं आता। तो जब बच्चे आते हैं हमारे पास 2, 4, 6 महीने ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके बाद हमें जो सा उनमें ये समझ आती है कि इस बच्चे के अंदर ये स्किल्स हैं, ये गॉड गिफ्टेड होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से, हमने सिर्फ उनको पॉलिश करना होता है। हमें जो बच्चा जिस मेहनत से वो गेम कर रहा होता है या जो उसकी टेक्निक उसकी नज़र आ रही होती है, हमने खाली उसको पॉलिश करना होता है अच्छे तरीके से, उसको करके उसको जो उसका लेवल है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीज़न लेवल के लिए है तो उसको उस लेवल तक खिलवाते हैं, उसके बाद फिर आगे अपना जो सूबाई लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे लेके चलते हैं। तो फाइटर्स आपको मैं पहले बता दूं कि हज़ारों में से जाके ना चंद 2-4 फाइटर्स गिने चुने निकलते हैं, हज़ारों बंदों में से, स्टूडेंट में से। हर स्टूडेंट जो है फाइटर बनने के लिए नहीं आता, और ये जो है टेक्निक, ये जितनी बंदे का लगाव गेम करने शौक़ से तो सारे ही आते हैं, लेकिन जिस बंदे को या जिस बच्चे या बच्ची को बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक गेम के साथ लगाव होगा ना, तो वो ही सिर्फ अपना मुल्की लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना सकता है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने अपनी मिसाल लेता हूँ हमेशा, कि मुझे इतना शौक़ था कि मैंने घर छोड़ दिया था, अपना घर बार छोड़ के, उसके बाद उनसे फिर मैंने डोजो के अंदर ही रहना, डोजो में ही गेमें करनी, और उसके बाद फिर एजुकेशन भी मैं यहीं से करने के लिए कॉलेज वाला जाया करता था, यानी डोजो अपने से। तो घर वाला सब कुछ छोड़ के, और ना आप नेशनल लेवल पे कहीं किसी शहर के अंदर मुकाबला हो रहा है तो जाना, इंटरनेशनल हो रहा है तो कमेटियाँ डालनी, मोटरसाइकिल बेच, ये कर वो कर, उसके बावजूद जाके इंटरनेशनल खेलना, ये सिर्फ जुनून की हद तक की बात थी। अब ये जुनून और ये शौक़ जो है ना आजकल के स्टूडेंट में नहीं है, क्योंकि मोबाइल का दौर है। पेरेंट्स भी ज़्यादातर अब जिन बच्चों को हमारे पास ला रहे हैं वो इसी वजह से ला रहे हैं कि बच्चे जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ासतौर पे जो है ये मोबाइल्स वगैरह की गेमिंग जोन और इन तरह के जो सिस्टम से निकल के नेचुरल प्रोसेस में आगे कुछ एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। तो जो है इस वजह से जो है ना बच्चों के पास आजकल जो है ना वो बहुत सारे मौके हैं एंटरटेनमेंट के लिए। हमारे दौर में ये होता था कि हम लोग सिर्फ शाम के टाइम क्लब में जाना और सही मेहनत करनी और अपना उसमें। आजकल बच्चों के पास हर आपको मालूम है, जैसे मोबाइल उठाए हुए हैं, उनका 2, 4, 5 घंटे तो आराम से सुकून से गुजर जाते हैं। तो हमारे दौर में ये होता था सर कि जब स्टूडेंट आता था उसको एक जोश होता था, वो कहता था जी मैंने ब्रूस ली बनना है, कोई कहता था जी मैंने वैन डैम बनना है, कोई कहता था कि मैंने जैकी चैन बनना है। आजकल जो बच्चे आते हैं, और मैंने देखा था उस लेवल के अंदर वाकई उन लड़कों के अंदर वो जोश होता था, कोई जिम्नास्टिक में तेज़ होता था, कोई फाइट्स में अच्छा होता था, कोई मार्शल आर्ट में अच्छा होता था। तो आजकल के दौर में क्या बनने आते हैं बच्चे, क्या कहते हैं कि मैंने क्या बनना है? असल में अलमिया यही है कि ये सब कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है, कि वो आपके दिमाग साजी करती है, आपको मोटिवेट करती है इस तरफ लेके आने के लिए। अगर मीडिया के अंदर पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाएँ, जैसे हमारे दौर में होता था अच्छी फिल्म आती थी, अच्छी मूवीज़, अच्छे ड्रामे थे, उसके अंदर तामीरी किस्म के कैरेक्टर होते थे। हाँ जी, देख सकते हैं, ऐसे ही है। तो इस वजह से उस दौर में जो है जैसे वन डे में जो है वो एक आइडियल होता था, अच्छी उसकी मूवीज़ थी, साफ़ सुथरी मूवी और अच्छी उसकी ट्रेनिंग का, और लोग उसको हीरो मानते थे। तो आजकल जो है जिस किस्म का मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, इस वजह से जो है ना वो बच्चों को जो जैसा दिखाएंगे आप वैसे ही आगे से बिहेव करेंगे। अगर आज भी मीडिया अगर अच्छी पॉजिटिव किस्म की जो है वो मूवीज़ वगैरह शो करे और साथ अपना करैक्टर को सामने लेके आए, तो इंशाल्लाह ज़रा ये बच्चे भी उनको कॉपी करेंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिव साइड पे आएंगे। ये सर सैयद दिलदार हुसैन साहब से बात हो रही थी, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन अब वक्त बहुत कम हमारे पास रह गया है, और आपने देखा कि कितनी मेहनत से इन्होंने 4 अशरे गुजारे हैं, यानी 40 साल तक का अरसा जो है वो होने वाला है इनको, और इन बच्चों को इतना बड़े लेवल के ऊपर इन बच्चों को लेकर गए हैं कि आज हज़ारों की तादाद में बच्चे इनके शागिर्द हैं, और वो शागिर्द अब मास्टर्स बन चुके हैं, यानी पाकिस्तान के लेवल तक खेलने के बाद अब इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के काबिल हो चुके हैं, और कुछ लोग खेले भी हैं। ये गेम जितनी ख़तरनाक है उतने ही अगर इसके अंदर लोग आना चाहें तो कुछ ही दिन के अंदर, जिस तरह से दिलदार साहब बताते हैं कि उनका कुछ ही दिन के अंदर अंदाज़ा हो जाता है कि वो बच्चे ये गेम करना चाहते हैं या नहीं, फ़ाइट्स के साथ, काता के साथ,
और हर तरह का जो स्टाइल है इसके अंदर, उससे बच्चे की ना सिर्फ नशोनुमा अच्छी होती बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। और इनका ये कहना है कि अगर बच्चे इस गेम को नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तस्लीम किया जाए सही तरीके से और हुकूमत इसकी नुमाइंदगी करे, तो ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो दिलदार साहब की बातें आपको कैसी लगी? इनसे मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं? किन किन गेम्स किससे मुख्तलिफ है ये गेम? इससे मुतल्लिक अगर आप जानना चाहते हो तो इनसे सवाल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस तक हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।